प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में पढ़ा था। हमने पढ़ा था दो तरह की प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, एक को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, एक को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। दोनों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टार्क। टार्क के साथ एक सब टॉपिक है, दैट इज कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? सेम हो, वो एक ही पॉइंट से पास करे, किसी कॉमन पॉइंट से पास करे, ऐसे फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। जैसे आप एक ब्लॉक ले और ब्लॉक पे चारों तरफ से फोर्स लगाएं, आप देखेंगे कि उनका लाइन ऑफ एक्शन उन फोर्स का अगर सेम रहा तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कंकरेंट फोर्सेस कहलाएंगे। Two or more concurrent forces can be balanced by a single force called the equilibrium force। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। जैसे इस फिगर में गिवन है, आप देख सकते हैं F1, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसी तरह F2 का भी इसी लाइन से पास कर रहा है, इसी तरह F3 का भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसी तरह F4 का भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और इसी तरह F5 का भी एक ही पॉइंट से, किसी कॉमन पॉइंट से सारे के सारे फोर्सेस पास कर रहे हैं। ऐसे फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। सिमिलरली, जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, किसी ब्लॉक को आप रख लें और ब्लॉक पे आप फोर्स लगाए दोनों तरफ से या चारों तरफ से, अब देखेंगे कि उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा। ऐसे फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब कंकरेंट फोर्सेस, दो या दो से ज्यादा कंकरेंट फोर्सेस को हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हमने रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा था ना। चले देखते हैं कैसे हम कंकरेंट फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो दो तरह की फोर्सेस लग रही है, एक का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अब इनका रिजल्टेंट अगर हम ले लें, लेट सपोज इनका रिजल्टेंट आ रहा है 10 इंटू 8 18 न्यूटन, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगी। हम जो फोर्स लगाएंगे वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम फोर्स, और दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन वो रिजल्टेंट फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए कि वो उस उन फोर्सेस को बैलेंस करे। सिंपली कंकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन किसी कॉमन पॉइंट से पास करे, ऐसे फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। नंबर नेक्स्ट इज टार्क। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि टार्क क्या है। बहुत ही इजी है। जब भी आप किसी डोर पे फोर्स लगाते हो तो आप देखते हो डोर जो है वो, उस डोर में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बजाय लीनियर मोशन के, स्ट्रेट मूव करने के या इधर उधर मूव करने के, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। या आप स्क्रू देख ले, जिसे हम पेचकस कहते हैं, या जैसे प्लास हो गया, इनको आप किसी नट के गिर टाइट करें और फिर उस पर फोर्स लगाएं, तो आप देखेंगे कि वो क्या करना है, उसमें क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस। ये जो टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट, दैट इज नोन एज टार्क। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टार्क कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट, और ये टर्निंग इफेक्ट हमेशा फिक्स पॉइंट पे के गिर्द प्रोड्यूस होगी। जैसे डोर अपने हिंजेस के गिर्द, फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करती है। जैसे स्क्रू की एग्जांपल मैंने ले ली वो भी किसी खास पॉइंट के गिर्द मूव करती है, फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करती है। इसको हम टार्क कहते हैं या इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। मैथमेटिकली टार्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, वेयर एफ इज द अप्लाइड फोर्स एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द अप्लाइड फोर्स। वो जो फिक्स पॉइंट होगा, जो आप डोर के हिंजेस ले लें और जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स। यहाँ पे आर से शो किया है। टार्क की यूनिट न्यूटन मीटर है, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है, और आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है। तो इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर फोर्स है ना,
तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा, एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस थीटा क्रॉस को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, आर इंटू एफ साइन थीटा। क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ साइन थीटा, वेयर इन दी अब ये जो मैंने इक्वेशन बोल दी आर एफ साइन थीटा, यहाँ पे डी एक न्यू टर्म है जो डी कहलाता है, डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड दिस डी इज नोन एज मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है, ये मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स कहलाता है, एंड रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्शन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मीन जहां से हम फोर्स लगा रहे हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हिंजेस है, जो डोर के हिंजेस है, वहां तक के डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स कहेंगे, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इस एग्जांपल में देख लेते हैं, ये हमें एक डिवाइस गिवन है, ये हमने जो इसका फ्रंट वाला एंड है इसमें नट को टाइट कर लिया, और यहाँ से इस एंड से हम फोर्स लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं हम जो फोर्स लगा रहे हैं हमारे अप्लाइड फोर्स से और उस फिक्स पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम यहाँ पे लीवर आर्म कहेंगे या मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स कहेंगे, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये देख सकते हैं वो इसके बिल्कुल क्या है, इस फिक्स पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को हम उसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर लेते हैं। हमें पता है फोर्स के दो कंपोनेंट, फोर्स को अगर हम स्प्लिट करें यहाँ पे तो दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। अब इन दोनों कंपोनेंट में आप देखो, आप स्टडी करें तो एक कंपोनेंट पैरेलली एक्ट हो रहा है और एक परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है। पैरेलली कौन सा एक्ट हो रहा है, दो कंपोनेंट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एक्स कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट जो वर्टिकल और एक्स जो हॉरिजॉन्टल। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये पैरेलली लग रहा है। अब जब आप पैरेलल फोर्स लगाओगे, दरवाजे को पुश करोगे तो दरवाजा रोटेट नहीं होगा बल्कि अपनी जगह स्टिल रहेगा, रोका रहेगा। जितनी भी आप फोर्स लगा ले वो रोटेट नहीं होगा, पैरेलली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक्स कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये रोटेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, दैट इज नॉट producing rotation. The component f cos theta is parallel to r, which not causes the rotation of the wrench. अच्छा, इस डिवाइस को हम wrench कहते हैं, रोटेट नहीं करेगा। अब कौन सा कंपोनेंट है जो उसको रोटेट करवाएगा, दैट इज y कंपोनेंट, f ऑफ sin थीटा, वो वाला कंपोनेंट, बिकॉज दैट इज perpendicular component, that is effective component of force that produces the rotation. तो दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट जो उसके पैरेलली लग रहा है, और पैरेलली जब हम फोर्स लगाएंगे तो जो उस चीज में वो कोई भी डिवाइस हुई, डोर हुआ, रेंच हुआ या ऐसे स्क्रू हुआ, कुछ भी हुआ, वो रोटेशन नहीं काज करेगा, पैरेलल जो कंपोनेंट होंगे। लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द रोटेशन इन दैट डिवाइस। क्योंकि हमारे पास फार्मूला टार्क का क्या है, आर इंटू एफ साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ पैरेलल में जीरो एंगल लगता है, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब हम 90 पे लगाएंगे, परपेंडिकुलर लगाएंगे, तो वो साइन 90 बन जाएगा, और साइन 90 मैक्सिमम होता है। साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। टार्क किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, टार्क डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। जितनी आप फोर्स ज्यादा लगाओगे उतनी उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो। जितनी फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर 20 30 40 जितना अबाव मैग्नीट्यूड आप रखोगे फोर्स का, उतनी टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ही ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा।
सर ये क्या बात हुई कि जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा। अब आप देख ले, आपने स्क्रू देखे होंगे जिसको हम पेचकस कहते हैं। किसी किसी पेचकस के हैंडल ज्यादा लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। आप अगर लंबे हैंडल वाला पेचकस यूज करोगे तो उससे आसानी से कोई भी नट खुल सकता है। हमें कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उसका मोमेंट आर्म ज्यादा है। और अगर कम लेंथ वाला पेचकस होगा तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आप जितने भी ऐसे डिवाइस देखोगे तो उनका हैंडल लंबा होगा, इसलिए लंबा होगा ताकि मोमेंट आर्म ज्यादा हो और कम से कम फोर्स हम लगा सके। और एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, ये जो अप्लाइड फोर्स और पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कपल का भी आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जो फोर्स, ऐसे फोर्सेस को हम कपल कहते हैं। These types of forces are known as कपल फोर्स। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कपल फोर्स कहते हैं। नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे फोर्स को हम कपल फोर्स कहते हैं। टू पैरेलल फोर्सेस दैट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे से सेपरेट होंगे। कैसे? जैसे आप लोग ने स्टेयरिंग देखा होगा गाड़ी का। अब दो स्टेयरिंग पे हाथ रखे, दोनों हाथ जुड़ के नहीं, जैसे इस फिगर में है, एक हाथ यहाँ पे, किधर गया माउस, ये एक हाथ इस एंड पे और दूसरा इस एंड पे। अब देखोगे कि एक एक हाथ आपका फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, दूसरा हाथ आपका फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन वो दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऐसे इफेक्ट को हम कपल कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का सेंटर तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं r, और इस फोर्स का सेंटर तक का डिस्टेंस हम वो भी क्या ले लेते हैं? वो भी r ले लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, पीछे हमने क्या पढ़ा था? मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स कहते हैं, और यहाँ पे हम कपल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कपल मोमेंट। कपल मोमेंट क्योंकि ये दोनों की वजह से r इंटू आर 2r हो जाएगा। आप बुक में देख ले। The simplest kind of couple consists of two equal and opposite forces whose lines of action do not coincide, जिनका लाइन ऑफ एक्शन coincide नहीं करे, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में coincide नहीं कर रहे, टकरा नहीं रहे। इनका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो होगा। रिजल्टेंट फोर्स कैसे जीरो होगा? जैसे मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड एक फोर्स का भी इक्वल है, दूसरे फोर्स का भी इक्वल। हम एक चीज दरमियान में रख लेते हैं और दो बंदों को कहते हैं इस पे फोर्स लगाओ। एक बंदे भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदे भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है उसमें। आप देखोगे कि वो चीज जगह से नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हुआ तो फिर वो चीज सिर्फ रोटेट करेगी, उसमें और कोई मोशन, लीनियर मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा, बल्कि उसमें क्या प्रोड्यूस होगी? रोटेशन प्रोड्यूस होगी। द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। द ओनली इफेक्ट ऑफ कपल इज टू प्रोड्यूस रोटेशन। यहाँ पे कपल लिखा है, यहाँ पे कपल नहीं है, बल्कि यहाँ पे टू प्रोड्यूस रोटेशन है। द मोमेंट प्रोड्यूस बाय कपल इज कॉल्ड कपल मोमेंट। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कपल मोमेंट। होप आपको समझ आ गई। ये टॉपिक आपने नाइन्थ में ही पढ़ा था, बुक में आप तो एक नजर फिर भी देख ले। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।